मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम व्याकरण पर बात कर रहे थे, उस समय विकारी और अविकारी शब्दों पर बात कर रहे थे। आज हम जो विकारी शब्द है क्रिया, उसके रूपांतरण पर बात करेंगे। आपने ये एक शब्द सुना होगा, वाच्य। अंग्रेजी में जिसको वॉइस कहते हैं, हिंदी में उसको वाच्य कहते हैं। वाच्य का मतलब ही होता है, संस्कृत में वच धातु है, वच का मतलब कहना या जो कहा जाए। तो कहने में वक्ता के पास ये आज़ादी होती है कि वह वाक्य को किस प्रकार कहता है। जैसे एक वाक्य बोला कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, दूसरा वाक्य बोला पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तीसरा वाक्य बोला लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता। तो अब ये तीनों प्रकार के वाक्य हैं। अब तीनों में ही तीन प्रकार के वाच्यों का प्रयोग किया जाता है। आपने अंग्रेजी जब पढ़ी होगी तो अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमारे 10वीं के पाठ्यक्रम में, 12वीं के पाठ्यक्रम में लगाया जाता है। हिंदी में वाच्य वैसे तो संस्कृत के अनुसार भी नहीं है और अंग्रेजी के अनुसार भी नहीं है। हिंदी में वाच्यों की जो परंपरा है वो अपने स्वयं की परंपरा है, और वहाँ हूबहू अंग्रेजी की तरह और संस्कृत की तरह वाच्य का रूपांतरण नहीं होता। तो हम आज इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी में वाच्य विधान किस प्रकार रखा जाता है। तो पहले तो हम सरल सी भाषा में यह समझेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। जब क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, मतलब जहां क्रिया भाव के रूप में होकर कर्ता की तरह काम कर रही है, इसका पता लगाने के लिए जो हम खोजबीन करते हैं वाक्य में, उसको हम कहते हैं वाच्य। तो इसके आधार पर, कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर और भाव के आधार पर तीन प्रकार के वाच्य बनते हैं। कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य और भाव के अनुसार भाववाच्य। अगर सरल सी परिभाषा पूछी जाए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में दो ही प्रकार यूज होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमारी हिंदी में तीन प्रकार के वाच्य हैं। वाच्य का मतलब जहां क्रिया को तीन प्रकार से विधानित किया जाता है। अब एक हम उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे सुमन अखबार पढ़ती है। अब ये पढ़ना कौन कर रहा है? ये पढ़ना किसके लिए आया है? ये सुमन के लिए आया है। इसका मतलब ये है कर्तृवाच्य। अखबार पढ़ा जाता है। अब पढ़ा जाना है, ये इस क्रिया का विधान किसके द्वारा, किसके लिए हुआ है? अखबार के द्वारा। अखबार क्या है? ये कर्म है। तो अब ये इसको कहेंगे हम कर्मवाच्य। अब पढ़ा नहीं जाता, अब पढ़ा स्वयं अपने आप में कर्ता की तरह प्रयोग हो रहा है और इसी के अनुसार इस क्रिया का विधान हो रहा है। इसको हम कहेंगे भाववाच्य। जब क्रिया स्वयं ही कर्ता के रूप में काम आने लगे और उसी के अनुसार क्रिया का विधान हो, तो उसे कहेंगे हम भाववाच्य। तो भाववाच्य में सरल सी बात याद रखनी है कि जब क्रिया सदैव एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष होगा। देख लो, ये जाता है एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष, और इसमें जितनी भी क्रियाएं होगी सारी अकर्मक होगी। तो भाववाच्य को पहचाना बहुत सरल सा काम है। तीसरी बात क्या होगी, इसमें निषेध का प्रयोग होगा। मतलब जहां पढ़ा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, मरा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, बस इस प्रकार के वाक्य होंगे, तब आपको पहचानना है कि ये भाववाच्य। अब जो इसमें भाववाच्य में दिखाई
कुछ नहीं देता, बहुत सरल सी बात है, 3 हो गए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। परंतु हम इसकी परिभाषा को ध्यान से समझेंगे तब हमें इसकी मूल मर्म को समझेंगे। वाच्य कहते कैसे कि जब वाक्य में क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, ये पहचान करने की जो प्रक्रिया है उसे हम वाच्य कहते हैं। अब एक होता है विधान और एक होता है रूपांतरण। जैसे एक वाक्य लिखा, आप यहां देखना श्वेत पट पर कि राम पत्र लिखता है। अब यहां पर वाच्य कौन सा है, लिखना कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसका मतलब हुआ एक कर्तृवाच्य। अब यहां लिख दिया मैंने राम ने पत्र लिखा। अब लिखा किसने, राम ने, परंतु जो अब इसमें तो क्रिया का जो बदलाव है वो राम के अनुसार होता है। जैसे यहां सीता कर दो, यहां क्या आ जाएगा, लिखती है, ये बदलाव आ गया। परंतु जब यहां अगर यहां सीता कर दो तो यहां सीता ने पत्र लिखा, कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब यहां तो बदलाव आता है परंतु यहां बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको समझना है कि है तो दोनों कर्तृवाच्य, परंतु इसका जो क्रिया का रूपांतरण है वो है कर्मणि प्रयोग। तो प्रयोग इसको कहते हैं हम प्रयोग। वाच्य की तरह ही एक शब्दावली आएगी हमारी भाषा में, प्रयोग। प्रयोग को मतलब है कि क्रिया का जो रूपांतरण है, क्रिया में जो चेंजिंग हो रही है या क्रिया में जो बदलाव हो रहा है वो किसके अनुसार हो रहा है। अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्तृ प्रयोग है, कर्म के अनुसार है तो कर्मणि प्रयोग है, और भाव के अनुसार है तो भावे प्रयोग है। अब देखो, अब यहां राम पत्र लिखता है, यह है तो कर्तृवाच्य और कर्तृ प्रयोग है क्योंकि कर्ता के अनुसार है। राम ने पत्र लिखा तो ये क्या आ जाएगा, कर्मणि प्रयोग, क्योंकि इसमें जो क्रिया है वो राम के अनुसार नहीं बदल रही। या पत्र की जगह आप लिख दो चिट्ठी तो यहां लिखी हो जाएगा। अगर हम शब्द लिख देते हैं चिट्ठी तो ये हो जाएगा लिखी। किताब लिख देंगे तो ये जाएगा क्योंकि अब इसके अनुसार बदल रही है। तो ये है तो कर्तृवाच्य, परंतु क्या प्रयोग कौन सा हुआ, ये प्रयोग होगा कर्मणि। इसके आगे और देखो आप, सीता ने गीता को मारा। मारा किसने, सीता ने, कर्ता ने। किसको मारा, गीता को। अब गीता की जगह राम लिख दो, श्याम लिख दो, कृष्ण लिख दो, कुछ नहीं, यहां पर कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब क्रिया अपने आप अलग हुई है। तो ये इसको कहेंगे हम, इसका भावी प्रयोग है। अब है तो कर्तृवाच्य परंतु प्रयोग कौन सा हुआ, भावी प्रयोग। तो जब ने और को आ जाता है, ये एक सिंपल सी परिभाषा याद रखना, जब ने आएगा तब क्रिया का जो परिवर्तन है वो कर्ता के अनुसार नहीं होगा, उसमें अगर आगे जो ने के बाद है उसके अनुसार होगा। और इसमें भी क्या है कि को आ गया तो जो क्रिया में बदलाव है वो कर्म के अनुसार नहीं होगा। तो इसमें इसका बदलाव किसी के अनुसार नहीं होता है, ना तो कर्म के अनुसार होता है ना कर्ता के अनुसार होता है। तो ये है भावी प्रयोग। तो एक ही वाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्तृ प्रयोग भी होता है, कर्मणि प्रयोग होता है और भावी प्रयोग भी होता है। तो हम परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ये इसमें वाच्य कौन सा, वाच्य तो वही है। अगर क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार तो कर्तृवाच्य है, कर्म के अनुसार तो कर्मवाच्य है और भाव के अनुसार तो भाववाच्य है। परंतु इसमें जो क्रिया का बदलाव जिसके अनुसार होता है उसके अनुसार उसको उसका प्रयोग कहा जाता है। तो ये कर्म
कर्म वाच्य में तो कर्म ही प्रयोग होता है क्योंकि क्रिया उसी के अनुसार रहती है, और भाव वाच्य में भाव प्रयोग होता है क्योंकि जो क्रिया है वो उसी के अनुसार रहती है। केवल कर्तृवाच्य में ध्यान रखना है कि उसमें 3 प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। तो कभी भी परिभाषा बताते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाच्य का अर्थ होगा क्रिया का विधान किसके अनुसार है, और प्रयोग का अनुसार होगा क्रिया किसके अनुसार बदलती है। इन 2 चीजों को ध्यान रखना है। अब और कोई बातें जो हम ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि कुछ एक अगर नियम हम ध्यान रखेंगे तो हम वाच्य के संप्रत्यय को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि जैसे नियम 1 हम पढ़ते हैं यहां से कि कर्तृवाच्य में सदैव क्या है कि सकर्मक व अकर्मक क्रिया होगी। राम पत्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है पत्र, तो ये अकर्मक क्रिया है। राम बिस्तर पर सोता है, ये नहीं वो पढ़ना वो सकर्मक थी, सोता है अकर्मक है। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं होगी, सकर्मक भी होगी और अकर्मक क्रिया होगी। वो क्रिया जो हमारा वीडियो है उसमें आप क्रियाएं कौन सी अकर्मक होती है और कौन सी सकर्मक होती है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कर्म वाच्य में सदैव क्रिया सकर्मक होगी क्योंकि ये अपने आप में स्पष्ट है कि सकर्मक का मतलब ही कर्म सहित होता है। तो ये याद रखना कि क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। सकर्मक का सरल सी परिभाषा है कि क्रिया से पहले क्या किसको रख के देख लो। जैसे राम खाता है, क्या खाता है, केला खाता है, बिस्किट खाता है, तो इसका मतलब क्रिया सकर्मक है। भाववाच्य में सदा अभी बताई थी कि एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा, अन्य पुरुष होगा और अकर्मक क्रिया होगी। तो सिंपल सी परिभाषा याद रख लो, अगर अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो वहां भाववाच्य होगा, निषेध होगा। ये 4 से 5 चीजें हैं, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, अकर्मक और निषेधात्मक बात होगी, वहां कर्म का निषेध होगा। तो ये क्या आएगा, भाववाच्य होगा। अब ये जो हमारी शब्दावली है हिंदी की, तो ये माना जाता है कि 75% शब्दावली हम जो हिंदी में प्रयोग में लाते हैं वो सारी कर्तृवाच्य की है। कि जैसे हमारे यहाँ जो भाषा की प्रकृति ऐसी है कि हम कर्ता पर जोर रहता है, परंतु जैसे जैसे हमारी राजभाषा बनी और सरकारी भाषा बनी, उसमें जो अध्यादेश निकलने लगे, सूचनाएं निकलने लगी, तो हमने धीरे धीरे इसमें कुछ कर्मवाच्य शब्दावली का प्रयोग करना शुरू किया। अब कर्मवाच्य कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है उसकी छोटी सी एक झलक हम देख सकते हैं। एक तो कर्ता अज्ञात हो, कर्ता की जानकारी न हो तब जो वाक्य बनाया जाता है, जैसे चोर पकड़ा गया है, आज आदेश प्रसारित हो गए, आज सूरज की रोशनी होगी। तो इस प्रकार कर्ता जब अज्ञात है तो उस प्रकार के जो वाक्य है वो कर्मवाच्य में होगा। अब दूसरे सरकारी कार्यों में प्रभुता दर्शाने के लिए जैसे सूचित किया जाता है, ये लिखा जाता है, आगाह किया जाता है, तो इस प्रकार की शब्दावली होगी, वहां कर्मवाच्य होगा। इसके अलावा अशक्तता के अर्थ में, अशक्तता मतलब जो कर नहीं सकना, कैपेबिलिटी नहीं होना, जैसे रोगी से दवा नहीं ली जाती है, विद्यार्थी से पढ़ाई नहीं की जाती है। तो इस प्रकार का जब वाक्य होगा तब हम कर्मवाच्य होगा। तीसरा नियम क्या है कि कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया के साथ जा का प्रयोग होता है। जैसे पत्र पढ़ा जाता है, किताब लिखी जाती है, खेल खेला जाता है, इस प्रकार ये जो मुख्य क्रिया है उसके साथ जा का प्रयोग होगा। अभी भाववाच्य में कर्म का निषेध होगा, ये हमने पहले ही बात कर ली। अगला है ने और को का नियम। जब कर्ता के साथ ने लग जाता है तब क्रिया का जो रूपांतरण है वो कर्ता के अनुसार न होकर के
कर्म के अनुसार होता है। और उसी वाक्य में जब क्रिया से पहले को लग जाता है तो क्रिया का रूपांतरण बिल्कुल नहीं होता, उसको हम भाव वाच्य की भावे प्रयोग की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जब वाच्य कर रहे होते हैं तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो जब द्वारा लगा हुआ है, से लगा हुआ है, तो वहां कर्म वाच्य होगा। जैसे राम से पत्र लिखा जा रहा है, ये राम से पत्र नहीं पढ़ा जा रहा है, यह मतलब से आ गया तो इसका मतलब होगा कर्मवाच्य। अगर ने लगा हुआ है कर्ता के साथ, इसका मतलब होगा कर्तृवाच्य। ने लगा है तो कर्तृवाच्य है, परंतु कर्तृ प्रयोग नहीं है, ये कर्मणि प्रयोग आ जाएगा। तो प्रयोग को आप तो यहाँ प्रयोग के साथ ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वहां परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, जैसे भी आपको देखा भी आप, क्योंकि दूसरी किताबों में परिभाषा ये लिखी जाएगी है कि क्रिया जिसके अनुसार बदलती है उसके अनुसार उसका वाच्य तय होता है। तो इसमें जैसे गोविंद ने दुकान खोली, ठीक। अब खोली किसने खोली? गोविंद ने। वाच्य कौन सा हुआ? विधान किसके अनुसार है? तो कर्तृवाच्य हुआ। परंतु अगर दुकान की जगह लिख दो यहां मकान, गोविंद ने मकान खोली नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तो खोला होगा। तो किसके अनुसार बदलाव हुआ? ये कर्म के अनुसार। तो यहां बदलाव तो कर्म के अनुसार क्रिया का, परंतु विधान किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। तो कर्तृवाच्य है, परंतु प्रयोग कौन सा होगा? कर्मणि प्रयोग होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब क्रिया की बदलाव की बात हो रही है तब आपको हमें प्रयोग पर जाना है, और विधान की बात हो रही है तो हमें वाच्य पे जाना है। केवल ये ध्यान केवल कर्तृवाच्य में रखना है। कर्मवाच्य में विधान, कर्मवाच्य में कोई बदलाव उसी के अनुसार होता है जो कर्म के अनुसार, और भाव में तो क्रिया की वो बता दिया, क्रिया तय रहती है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अकर्मक क्रिया होती है, निषेध होता है, तो वो तो वहां तो तय है। तो आपको केवल कर्तृवाच्य में ध्यान रखना है कि वहां तीनों प्रयोग हो सकते हैं, कर्मणि प्रयोग, कर्तृ प्रयोग और भावे प्रयोग। और किसी प्रकार की कोई आपको शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब शॉर्ट नोट में हम क्या क्या रखना है, याद रखना है कि एक तो जब सकर्मक अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती है कर्तृवाच्य में। सकर्मक में केवल जो कर्मवाच्य है उसमें सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी नहीं हो सकती। और जो भाववाच्य में वो केवल अकर्मक क्रिया ही प्रयोग होगी। तो हम भाववाच्य को समझ लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप समझ आ जाएगी, क्योंकि भाववाच्य में तो सिंपल सी बात है, नहीं होगा, एक वचन की होगी, अकर्मक क्रिया होगी और पुल्लिंग होगा, बस ये ध्यान रखना है। और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का विधान होगा और उसमें तीनों प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो परीक्षा में कई बार बदलना भी आ सकता है, तो बदलना आप आसान से बदल सकते हो। जैसे वाक्य आ गया कि राम पत्र लिख रहा है, ये कर्तृवाच्य है। अब इसको वाक्य बदलना है, राम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो ये बदलाव केवल सकर्मक और अकर्मक में होता है, भाव में बदलाव नहीं होता है। तो अगर राम द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो हम लिख देंगे राम पत्र लिख रहा है। तो केवल आपको द्वारा हटा करके सीधा करना है और उसमें द्वारा रखना है। हमारे यहाँ जो हिंदी में अंग्रेजी की तरह लेटर इज रिटन बाय मी, इस प्रकार की लिखने की परंपरा वैसे नहीं है। हम कर्मवाच्य के शब्दों का प्रयोग लगभग वहीं करते हैं जहां पर सरकारी भाषा का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे जो कर्ता ज्ञात होता है तब जो शब्दावली प्रयोग में आती है वहां इसका प्रयोग होता है। तो आप अगर थोड़ा सा ठीक से इस वीडियो को देखोगे तो आपको आसानी से ये वाच्य का संप्रत्यय आसानी से समझ में आ जाएगा।
और जो और इसको अच्छे समझने के लिए आपको एक बार मेरा जो क्रिया वाला वीडियो है उसको देखना न भूलिएगा। इससे आपको जो सकर्मक और अकर्मक का जो संप्रत्यय है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।